नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के मामले में कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है और सदन में विरोध जताने के लिए कांग्रेस के सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे हैं। सोनिया गांधी की काली साड़ी पहनकर संसद पहुंची। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को विपक्ष के दूसरे दलों का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस की बैठकों से दूरी बनाने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेता भी केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के इस प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस का साथ दिया है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने भी बीजेपी पर झूठे केस दर्ज करवाकर दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। तो दूसरे दलों का साथ मिलना कांग्रेस के लिए अच्छी बात है और ये 2024 के लिए एक शुभ संकेत के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। लेकिन 2024 के चुनाव में इसका असर क्या होगा, इसके लिए चुनावों का इंतजार करना होगा। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद लगातार कांग्रेस इसको लेकर के विरोध कर रही है। आज हत्या जो रूलिंग पार्टी के द्वारा की जा रही है देखने को मिला है, जहां पर कांग्रेस के अलावा भी अन्य जो विपक्षी दल हैं वो सब कांग्रेस पार्टी के साथ आ रहे हैं। इसमें आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन सभी का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला है। लेकिन अब इसका असर 2024 में क्या होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गई। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं भी, और हर एक चीज को ऑथेंटिसिटी पूछते हैं। ऐसे जजमेंट पे, जजमेंट की तो मैं कदर करता हूँ लेकिन सहमत नहीं हूँ। मैं भी फैसले से सहमत नहीं हूँ कि आप एक राहुल गांधी को कब का बोला हुआ, 4 साल 5 साल पहले कहा हुआ, और उस पे सजा होती है और वो भी मैक्सिमम होती है। यानी 1 दिन होता, 2 दिन होता, कोर्ट के उठने तक होता, 4 महीने होता, एकदम 2 साल। तो ये लगता है, ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ लोग चाह रहे थे कि किसी तरह से इनकी सदस्यता रद्द हो जाए। ऐसा हुआ, अभी फिलहाल तो ऐसा ही हुआ है। लेकिन इससे घबराहट भी हो गई लोगों को और एक बौखलाहट भी हुई है कि लोगों को लगता है कि आज इनके साथ हुआ है तो कल मेरे साथ भी हो सकता है। जैसे कि ईडी का और सीबीआई का, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज के रेड्स जिस तरह से हो रहे थे, 5000 से ज्यादा लोगों पे रेड्स हुए हैं। उसमें से एक भी नाम हमारे बीजेपी के दोस्तों का नहीं है, एक भी नाम बीजेपी के सदस्य का नहीं है। 95% से ज्यादा रेड्स जो हुए हैं वो अपोजिशन पे हुए हैं। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इसलिए अभी मामले पर कुछ ज्यादा विस्तार से नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में और ये जाना ही था एक दिन सुप्रीम कोर्ट में। की हत्या जो रूलिंग पार्टी के द्वारा की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल, संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल, ये सवाल केवल राहुल गांधी का नहीं है, ये इस देश की अपोजिशन को खत्म करना चाहते हैं। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी को जेल के अंदर डाल रखा है, 9.5 महीने से सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल रखा है, और दुनिया भर की जो हमारी 18 से ऊपर पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के ऊपर लगातार ये जो प्रहार किया जा रहा है, राहुल गांधी की जो सदस्यता जिस तेजी के साथ खत्म की है, ये इनका डर दर्शाता है कि आने वाले 2024 के चुनाव से डर रहे हैं और इससे डर के भाग रहे हैं। परंतु सारी की सारी अपोजिशन पार्टियां मिलकर इस लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगी। अपोजिशन के लोगों को इस तरह से नहीं प्रताड़ित किया जा सकता। बात, लड़ाई तो विचारों की है। अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो फिर अपोजिशन के लोगों का ये धर्म भी है कि वो सरकार को सही रास्ता दिखाए, और जब सरकार को सही रास्ता दिखाने के लिए कोई बयान देता है फिर सरकार मुकदमे दर्ज कराती है। अब हमारे सारे कुटुंब के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कोई छोड़ रखे है, सौदा मेरी घरवाली चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, जब ये रैली थी पिछले साल 25 सितंबर की, उससे लगभग महीना पहले पत्रकारों के सामने स्पष्ट तौर पर कह दिया था
कि इस निकम्मी सरकार को हटाने के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो आप जैसे प्रेस वालों ने पूछा था कि क्या कांग्रेस से भी समझौता कर सकते हैं, पूछा था, तो चौटाला साहब ने कहा हमने किसी से परहेज नहीं है। तब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि इस सरकार को हटाने के लिए हमें किसी से कोई परहेज नहीं। उनके पास इतने हताशी हो गई है, आज इतना वो डिमोरलाइज है कि वो शायद सिर्फ काला जादू पे फिर एक बार अपने आप को टिकाना चाहते हैं। वो शायद बाकी सब पर्याय उनके फेल हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके पास सिर्फ काला जादू ही एक रह गया है, लेकिन ये नहीं समझते कि जनता का विश्वास वो पूरी तरीके से खो चुके हैं। और आप कुछ भी कर लें, अब जनता उनके ऊपर विश्वास। तो राहुल गांधी को लेकर के आपने देखा कि किस तरीके से इस समय जो बयानबाजियां हैं वो जमकर हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप खूब एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। अब आज की बड़ी बहस के सवाल इसी से संबंधित, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सवाल बड़ी बहस का यही है, क्योंकि विपक्ष बीजेपी के साथ इसको लड़ाई बता रहा है, तो फिर इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ साथ आखिर और कौन कौन से दल हैं, ये समझेंगे। दूसरा सवाल यह है कि क्या क्षेत्रीय दल कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे, क्योंकि अभी जिस लड़ाई की बात हो रही है वो 2024 तक भी जाएगी। सवाल यह है कि जो दल अब साथ में हैं, क्या 2024 तक ये सब एक साथ रहेंगे, यानी कि जिस विपक्षी एकता की बात हो रही है, क्या वो एक साथ आपको नजर आएगी? क्योंकि एक साथ आप देख रहे हैं आज तमाम दलों के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन संसद के बाहर किया गया। इसमें टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये तमाम वो क्षेत्रीय दल हैं जिनका अपने अपने राज्य के अंदर अच्छा खासा वर्चस्व है, और ये दल आज विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी के समर्थन में एकजुट नजर आए हैं। इसलिए अब 2024 में इसका असर क्या होगा, और राहुल गांधी को लेकर के जो आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी, या जो बात विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, इसका असर 2024 में क्या होगा ये भी समझेंगे। इसके अलावा क्योंकि कांग्रेस विपक्षी दलों में की हत्या की भूमिका को निभाएगी, और आम आदमी पार्टी या जेडीयू या फिर तृणमूल कांग्रेस, इन सब के साथ आने से इसका जो असर 2024 के चुनाव हैं उस पर क्या पड़ेगा, ये भी आज समझने की कोशिश करेंगे। तो राहुल गांधी को लेकर के जो विवाद है उस पर आप देख रहे हैं लगातार राजनीति जारी है। विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि विपक्ष की आवाज को दबाने का काम सरकार कर रही है, जबकि सरकार का यह कहना है कि कोर्ट ने जो निर्णय लिया उसके आधार पर कानून के हिसाब से इसमें कार्रवाई की गई है, और विपक्षी दल विपक्ष की आवाज को दबाने की बात लगातार कह रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी बात है, सबकी अपनी अपनी इस पर तर्क हैं, लेकिन असर इसका 2024 में क्या होगा चुनावों में, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और 2024 में क्योंकि लोकसभा के भी चुनाव होने हैं, इसलिए कांग्रेस क्या उसमें नेतृत्व की भूमिका में रहेगी, ये जो विपक्षी एकता भी आपको सड़कों पर दिख रही है, क्या 2024 तक ये बरकरार रहेगी, और विपक्षी दल जिस तरह से एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, इसका असर लोकसभा के चुनावों में क्या होगा, ये देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि विपक्षी दल आज एक साथ प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि आज ये ब्लैक प्रोटेस्ट था जिसमें कांग्रेस के सभी सांसदों ने आज काले कपड़े पहन करके विरोध जताया है। इसमें सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के तमाम सांसद आज विरोध करते हुए दिखे हैं, और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि विपक्षी दलों ने भी आज इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। तो विरोध लगातार हो रहा है राहुल गांधी के सदस्यता के समाप्त होने के बाद से ही, लेकिन इस विरोध के नतीजे क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे, राजनीतिक तौर पर इसको किस नजरिए से देखा जाए, और क्या जो विपक्ष एकजुट हुआ है वो 2024 में इसी एकजुटता के साथ जनता के बीच में जाएगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर होगा, ये समझना भी बेहद अहम रहेगा। तो विरोध प्रदर्शन के बीच में आप देखिए विपक्षी दल धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं। एक साथ ये जो विपक्षी दल आए हैं, इनको आप 2024 में कैसे देखेंगे, और साथ ही साथ जिसके असर हैं वो 2024 के चुनावों में किस तरह होंगे, ये भी समझेंगे। और जो विपक्ष की आवाज को दबाने के आरोप सभी विपक्षी पार्टियों के द्वारा मौजूदा सत्ताधारी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं,
तो आज के इस विरोध प्रदर्शन के दो बड़े सवाल हैं। सवाल यह है कि क्या विपक्षी एकजुटता 2024 में भी आपको ऐसी ही देखने को मिलेगी जो आज विरोध प्रदर्शन के तौर पर देखने को मिली है, और क्या वाकई में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है? जो बात विपक्ष कह रहा है इसको समझते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं। वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा रजत पंजेटा जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत। और डॉक्टर रमेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर रमेश ठाकुर जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। वीरेंद्र चौहान जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा। क्योंकि आज विपक्ष एक साथ एकजुट और दूसरा काले कपड़ों में विरोध जताया गया। सवाल सब लोग एक तरफ से यही उठा रहे हैं कि आप लोग विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के साथ जो कार्रवाई हुई वो विपक्ष की आवाज को दबाने के तौर पर है, कैसे इसको देखा जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं काले कपड़ों पर यह कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति की काली जुबान, वाणी के अनियंत्रण, हद्दी बोली के कारण सूरत की एक अदालत ने देश के संविधान और कानून के अंतर्गत सजा दी। उस सजा का स्वाभाविक प्रतिफल लोकसभा की सदस्यता रद्द होना था, ये इनको भी मालूम था। वो स्वतः रद्द हो गई। अब इस पर अगर किसी व्यक्ति की काली करतूत, काली जुबान के ऊपर मिलने वाली सजा या काली करतूत पर मिलने वाली सजा पर सारा प्रतिपक्ष मिल करके काले कपड़े धारण करके प्रतिरोध जता रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि काली मंशा के साथ आ रहे हैं। इनकी मंशा शुद्ध, स्वच्छ, साफ नहीं है। मलिन मंशा के साथ काली करतूत के बचाव में आ रहे हैं। ये गैर प्रजातांत्रिक तरीका है। एक ये कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। साहब, अगर विपक्ष की आवाज दबाई जा रही होती तो प्रधानमंत्री और हमारी सरकार हमारे मुख्यमंत्रियों को लेकर सुबह से शाम तक जो हमारे प्रतिपक्षी अनाप शनाप निराधार तथ्यों से परे जो मन में आता है बोलते हैं और फिर भी खुले घूम रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सजा हो गई, अदालत ने सजा दी, उसके बावजूद हल्ला कर रहे हैं, अर्थात अदालत को मानने के लिए तैयार नहीं है, कानून और संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो लोकतंत्र की आवाज कौन दबा रहा है? जरा सोचिए। अदालत ने सजा दी है ना साहब। सजा नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दी, सजा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी, सजा लोकसभा के अध्यक्ष ने नहीं दी, सजा दी अदालत ने। अपराध किया राहुल गांधी ने, और दोष का सारा ठीकरा काले कपड़े धारण करके फैंसी ड्रेस कंपटीशन में निकला हुआ प्रतिपक्ष वो भारतीय जनता पार्टी के सिर पर और सरकार के सिर पर फोड़ रहा है। ये तर्कपूर्ण बात नहीं है। सजा अदालत नहीं दी है ना साहब, मैं बार बार कह रहा हूं, सजा अदालत ने दी है तो प्रतिपक्ष के लिए बेहतर होता अब तक अदालत में जाकर इस सजा को चुनौती देते। मैं एक और चीज याद कराना चाहता हूं आपको कि इस देश में एक इकोसिस्टम है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है और भी कई सारे प्रतिपक्षी दल शामिल हैं, वामपंथी खासतौर पर शामिल हैं, कुछ नकली बुद्धिजीवी अर्बन नक्सल्स उसमें शामिल हैं। देश पर आतंकी हमला करने वाले कसाब के लिए भी ये लोग आधी रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवा लेते हैं हल्ला करके। तो इन भाइयों को राहुल गांधी की सजा रोकने के लिए ऊंची अदालत के दरवाजे पर जाकर धरना देने या रात को ये तो कांग्रेस के अलावा विपक्षी दल भी एक साथ कह रहे हैं ना कि कोई भी विपक्ष का नेता अगर कुछ बोलता है तो आप एजेंसियां उनके पीछे लगा देते हैं। एक भी एजेंसी आपके अपने दल के नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, इसीलिए तो कह रहे हैं आप उनकी आवाज को दबाते हैं। मैं ये कह रहा हूं, हमारे दल के किसी नेता कार्यकर्ता से आज तक कहीं कोई चूक हुई, कोई प्रमाण सामने आए तो हमने किसी को बचाया नहीं, आगे बचाएंगे नहीं। लेकिन क्या इस देश की अदालतें और एजेंसियां अब ये देखकर अपने कदम बढ़ाएंगी कि सामने बजरंग दास गर्ग हैं, रजत पंजेटा हैं, वीरेंद्र चौहान हैं, कौन सामने है, इसके आधार पर कदम बढ़ाएंगी? जिसके खिलाफ शिकायत आएगी, जिसके खिलाफ प्रमाण होंगे, उसे रोका टोका और ठोका जाएगा। कानून के रास्ते से काम हो रहे हैं साहब। इस देश में एजेंसियों पर निगाह रखने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, हाई कोर्ट्स हैं। इनको किसी ने रोका नहीं हुआ कि वहां जाएं। जिस सजा के खिलाफ ये काले कपड़े पहन के उतरे हुए ना, जिस काली करतूत के बचाव में,
उस सजा के खिलाफ भी, उस सजा को रोकने का हक भी अगर किसी को है तो वो ऊपरी अदालत को है। ऊपरी अदालत में जाने के बजाय ये ऊपरी दिखावा कर रहे हैं। मुझे तो यहां तक संदेह होता है मित्रवर कि राहुल गांधी को हीरो बनाने के लिए इन लोगों ने खुद ब खुद ये निश्चित किया कि राहुल गांधी को इस केस सजा हो जाए, क्योंकि सजा होगी जी, ये तो सजा बहुत गंभीर बात और बड़ा आरोप आपने लगाया। गर्ग साहब, एक वाक्य कंप्लीट करने दीजिए। ये मेरा अंदेशा, इस पे चर्चा करिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि अदालत में राहुल के खिलाफ जब मुकदमा चल रहा था ना, तो अदालत ने राहुल गांधी को 2 बार मौका दिया कि अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है, क्षमा मांग लीजिए। सजा सुनाने से पहले भी मौका दिया। राहुल गांधी ने कहा नहीं, मैं तो माफी नहीं मांगूंगा, मैंने तो गलत नहीं कहा। तो मौका मिलने पर भी माफी न मांगना, अर्थात यह सुनिश्चित करने देना कि सजा हो जाए, क्योंकि पता था सजा होगी तो सदस्यता जाएगी, और उसके बाद फिर काले कपड़े पहनेंगे, फिर नोटंकी करेंगे, फिर फैंसी ड्रेस कंपटीशन। आपने तो पूरी क्रोनोलॉजी इसके पीछे की बता दी। अब मैं गर्ग साहब जवाब दीजिए। सरकार का सवाल है, आपने सारे विपक्षी दल देखे। मेरे साथी कहते हैं विपक्षी पार्टी रोज गलत सलत बयान देती है, फिर भी खुले घूम रहे हैं। एक भी ऐसा विपक्षी दल बता दे जिसने सरकार के खिलाफ बोला हो और मोदी के खिलाफ बोला हो, उसके खिलाफ ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की कार्रवाई नहीं हुई है। मैं नाम गिना सकता हूं, शरद पवार से लेके शिवसेना तक, ममता बनर्जी से लेके यूपी में अखिलेश यादव तक, नीतीश कुमार के ऊपर ले लो, लालू प्रसाद यादव ले लो, कांग्रेस ले लो, कोई इन्होंने छोड़ा ही नहीं जिसको रगड़ा ना लगाया हो। कर्मों के लिए टोका कार्रवाई करके झूठे केसों में ना फंसाने की कार्रवाई करी हो। ये लोकतंत्र की हत्या बार बार कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति जनता की इसकी बात करे, उनको पीछे ईडी सीबीआई लगाकर उनके खिलाफ जुल्म करती है। मेरे साथी कहते हैं जो भी आदमी सरकार के अंदर है, कोई गलती करता है, उस पर हम कार्रवाई करते हैं। भाई मैं यही पूछना चाहता हूं, 9.25 साल हो गए सरकार को, 9.25 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के किस नेता पर कार्रवाई हुई है? और इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी वाले ईमानदार है, बाकी सारा देश चोर है। और जहां कार्रवाई की बात है आपके सामने है, अडानी का मुद्दा ले लो, पूरा देश चिल्ला रहा है, पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है अडानी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। 20,000 करोड़ कहां से आए, कोई जवाब नहीं। मोदी जी उसे बचाने के लिए लगे हुए हैं। यहां तक कहा कोई घोटाला हो, आपके सामने है, पुलिस कस्टडी में शराब चोरी होकर शराब बिक जाती है, रजिस्ट्रियां बैन होती है, कोरोना के समय में आदमी बाहर नहीं निकल सकता, अरबों रुपए की रजिस्ट्रियां हो जाती है, खनन घोटाला हो जाता है, खनन के अंदर आदमी मर जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, धान घोटाला हो जाता है, सरसों घोटाला हो जाता है, बाजरा घोटाला। मैं पूछना चाहता हूं कौन से बीजेपी नेता के खिलाफ, कौन से सरकार के अंदर जो बैठे हैं लोग, उनके खिलाफ इस सरकार ने कार्रवाई करी? एक का नाम बता दे। सरकार की संरक्षक के अंदर, ठीक है, लेकिन गर्ग साहब इसमें 2 विषय हैं। गर्ग साहब इसमें 2 विषय हैं। राहुल गांधी का जो प्रकरण है गर्ग साहब, वो तो कोर्ट से उनको सजा हुई, कानून ने अपना काम किया, एजेंसियों का इस्तेमाल गलत हो रहा है, ये एक अलग विषय है। लेकिन राहुल गांधी वाले प्रकरण में गर्ग साहब मुझे बताएं कि कोर्ट से अगर कोई सजा हो रही है तो उस पर कानून अपना काम कर रहा है, इसमें एजेंसी का क्या रोल? मैं यही बताना चाहता हूँ। और क्या एक बिरादरी को चोर कहना ये सही है? क्या आज भी बजरंग दास गर्ग और उनकी पार्टी कहती है कि राहुल गांधी ने सही किया एक ओबीसी बिरादरी को चोर कह के? अरे सुनो, ये तो देखो मुद्दे से भड़काने की बातें होती है कि कुछ भी बोल दो। अदालत में मैं भड़क बोल गई। रहा हूँ, नीरज मोदी, ललित मोदी देश के गद्दार है, चोर है, उसका सरनेम मोदी हो गया तो इसका मतलब भाई उसने क्यों कह दिया मोदी चोर है? भाई मोदी का नाम आएगा, सरनेम जिसका होगा उसके ऊपर सरनेम का पर नाम लगेगा। दूसरी बात, जहां आपने कहा ये वो सरकार है, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने, मौजूदा जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था
सरकार का हमारे ऊपर बड़ा भारी दबाव है, हमें काम नहीं ठीक है करने गर्ग साहब, दिया तो जा क्या रहा। आपको भरोसा नहीं है इसलिए आप लोग नहीं जा रहे हैं ऊपरी अदालतों में कि भाई ठीक है, आप तो ये कह रहे हैं कि जब जज खुद ही कह रहे हैं सामने आके हम पे दबाव है तो हम अदालत में जाके क्या करेंगे? नीली अदालत में जाएंगे, उचली अदालत में जाएंगे और हमें उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। कैसे मगर मिलेगा? मैं जब भी आप कह रहे हैं मुझे दबाव नहीं- में है, जब प्लीज, सुप्रीम कोर्ट के जज आयुष, दबाव में है, तो आपको इंसाफ कैसे दबाव मिलेगा? की सुन लो आयुष, एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आरबीआई के गवर्नर ने कहा था हमारे ऊपर पूरा दबाव है भी इसके इनको लोन नहीं दो, नहीं, मैं इसके कोर्ट में किसको- कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के की जजेस बात अगर आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें कि उनके ऊपर दबाव है तो आपको न्याय कैसे मिलेगा? आपको कैसे भरोसा है? आप तो कह रहे हैं आप अदालत में भी जाएंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं दबाव भी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज थे उस क्या समय सूरत की उन्होंने अदालत बात ने दबाव में बोल रहा सजा दी है? हूं, बजरंग जी, ये आपके बताइए, रिकॉर्ड दिखा देता क्या हूं। सूरत की मैं अदालत यही ने बताना दबाव में चाहता सजा हूं, दी है? जितनी प्राइवेट एजेंसियां हैं विपक्ष क्या का गला सूरत की घोटने अदालत के ने लिए, किसी दबाव में विपक्ष सजा की दी दबाव- है? दबाव दबाने के लिए ये लोग उसका दुरुपयोग कर तो रहे ये जो हैं। फैसला हुआ मैं- गर्ग साहब, मैं- क्या मैं अदालत ये ने बता- दबाव में आकर मैं- के फैसला दिया है? ये सवाल मैं है। ये बताना चाहता हूँ अदालत ने दबाव में आके फैसला दिया है क्या? बात सुनिए, अरबों रुपए का इन्होंने जो नोटबंदी करके घोटाला किया, गर्ग साहब, नोटबंदी अदालत के ने नाम दबाव पे में किस पे दबाव में फैसला कार्रवाई दिया हुई? है क्या? दबाव में फैसला आया मैं- है क्या गर्ग साहब? मैं नू बताइए, 2 दिन के बाद उस जज की प्रमोशन कर दी है, 2 दिन के अंदर 3 बार जज बदले गए, 3 बार। आपको पता नहीं कैसे ये ठीक है, खेल तो आप ये कह रहे हैं कि खेला दबाव में गया हुआ है, ठीक है। मैं ये इशारा आप ये अदालत का मामला में संभल के बोलना कुछ बोल बजरंग नहीं जी। सकता। ठीक है, आपने सब मगर कह भी मैं दिया और बताता आप कह रहे हैं कि आप हूं, इशारा कर रहे हैं, आपने सब जितनी कह भी दिया, क्लियर कर। सरकारी एजेंसियां हैं, पंजेटा जी, जो पंजेटा जी, जितनी विपक्ष की सरकारी आवाज को क्या वाकई में एजेंसियां दबाया जा रहा है? हैं, वो विपक्ष की दबाव आवाज के को ऊपर दबाया है। जा रहा है क्या? सरकार ने ठीक उनका है। गला घोट रखा है। ठीक है। अपने चलिए, हिसाब अब से आपने सारे घुमाती सबको है, कटघरे में खड़ा कर अपने दिया ना, आपने तो हिसाब कह से दिया एजेंसियों काम का, करवाई सब चीजों है। के ऊपर ये वो सरकार का तानाशाही दबाव है। ठीक है, सरकार पंजेटा जी, जनता अब पंजेटा को जी, गर्ग साहब आपकी बात आ गई, गर्ग साहब आपकी बात आ गई, पंजेटा जी, पंजेटा जी, गर्ग साहब, ठीक है, ठीक है, गर्ग साहब, गर्ग साहब, गर्ग साहब, ठीक है, घोटाले पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे, अभी चुनाव में थोड़ा समय है, लेकिन आज स्पेसिफिक रहते हैं ना, आज स्पेसिफिक रहते हैं। गर्ग साहब, बात आ गई, आपकी बात आ गई, अब और लोग को बोलने दो। पंजेटा जी, पंजेटा जी, कोई नहीं, काले कपड़े पहन के आते हैं आप, गर्ग साहब, चलिए, गर्ग साहब, गर्ग साहब, गर्ग साहब, ठीक है, गर्ग साहब, बस, ठीक है, गर्ग साहब, ठीक है, अरे गर्ग साहब, अब आप देखिए, रिपीट कर रहे हैं, हो गया। पंजेटा जी, क्या विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है? देखिए आयुष जी, आज से नहीं, जब से मतलब ये रीजनल पार्टीज कभी स्ट्रांग होती हैं, मैं तो कहूंगा ये भाजपा में कांग्रेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने समय के अंदर इन एजेंसीज का इस्तेमाल भरपूर किया था। हमारे हम भुगत भोगी हैं इसके। जब ऐसा मुझे नहीं लगता कभी हुआ होगा कि जो कंप्लेंट करने वाला भी था उसको भी, हमारे टाइम में भी हमें मैक्सिमम सजा हुई, करप्शन का 1 रुपया प्रूव नहीं कर पाए। हमारा में तो कोई स्टेट एक्सचेंजर का, कोई सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का भी केस नहीं, लेकिन जो कंप्लेनेंट था, बताओ उसको किस लिए सजा हुई अगर हम गलत थे तो? हम इस्तेमाल तो होता है करते हैं। अब बिहार वाले भी कहते हैं कि उनकी कांग्रेस के समय में ये हुआ था लालू जी के ऊपर, तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है। लेकिन हमेशा जब विपक्ष मजबूत हो रहा होता है, कोई रीजनल पार्टीज मजबूत होती हैं, तो ये करती है। अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आने वाले समय में चाहेगी कि ये रीजनल पार्टी स्ट्रांग हो जाए। आज हम जो मुद्दा ये है कि तब हम सारे के सारे, एक जब समय था तब हम कांग्रेस के खिलाफ भी खड़े हुए थे, लेकिन आज जब भाजपा, क्योंकि एक फारूक अब्दुल्ला जी के खिलाफ केस है, ऐसा नहीं है, सिकंदर जैन है, फारूक अब्दुल्ला है, डीवाई शिव कुमार है, वो अपना पी चिदम्बरम जी हैं, उसके बाद नवाब मलिक है, यशवंत यादव हैं, जो सीबीडीआई के और भी अन्य लोग हैं, काफी केसेस हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज जिस हिसाब से आज भाजपा के प्रवक्ता बहुत सारे डिबेट्स में बोलते हैं, आज फिर वीरेंद्र चौहान जी ने बोल दिया, तो भाजपा के लिए बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और ये जो ललित मोदी हैं, तो मैं पहले इनको बता दूं कि मेहुल चौकसी बढ़िया कम्युनिटी से आते हैं। मेहुल चौकसी के रिलेटिव है नीरव मोदी, वो भी बढ़िया कम्युनिटी से आते हैं, जो कि स्वर्ण है। जो नीरव मोदी है वो मारवाड़ी अग्रवाल कम्युनिटी से आते हैं, तो ओबीसी पहले तो वो नहीं है। और 5013 जो
ओबीसी जो आपकी लिस्ट के हिसाब से है वो जातियां हैं, उसमें से मोदी बहुत कम परसेंटेज है। वैसे तो जिनके बारे में पंजेटा जी, बात करी कोर्ट के है, अंदर तो ये सारी चीजें देखी गई होंगी ना। यहाँ बात यह है कि कोर्ट ने ये डिसीजन अगर दिया है तो फिर उसके ऊपर ये इफबट करना कि किसी अब भी आप एक क्या न्यायपालिका के ऊपर भी बिरादरी सवाल को- उठा देंगे? एक बिरादरी को चोर कहना कितना सही है पंजेटा जी, ये बताइए, क्या आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, व्यक्ति को कह लीजिए जिसके खिलाफ आपके पास सबूत हो, कोर्ट के अंदर तो किसी पंजेटा एक जी समुदाय सारे को तर्क चोर रखे गए होंगे ना, कहना, वो और ये कोर्ट कहना ने तो लगे ये भी जितने पूछा नाम होगा कि जितने क्या ये लोगों के ओबीसी सरनेम है, पंजेटा नहीं है, हैं, वहां तो सारे जितने तर्क लोगों आए के होंगे, लेकिन सरनेम सजा गर्ग हुई ना हैं, 2 साल की। चौहान हैं, वे चोर हैं, ठीक है विरेंद्र जी एक सेकंड, पंजेटा जी, कोर्ट ने तो सजा दी ना 2 साल की। देखिए ये अलग क्वेश्चन है। ये ओबीसी वाला एंगल कोर्ट में नहीं है, ये ओबीसी वाला एंगल जो है ये भाजपा के प्रवक्ता उठा रहे हैं डिबेट में, वो कोर्ट के अंदर नहीं है कि ओबीसी वाली बात जो है। ये जो बात देखिए, अगर इतना है जिनके बारे में बात हुई है, आप ये बताओ मेहुल चौकसी के अगेंस्ट इंटरपोल ने जो रेड कॉर्नर नोटिस था वो वापस क्यों लिया? क्या कर रही है? अब कहाँ ईडी और सीबीआई? 3,578 करोड़ रुपया लेके भागे हैं ये दोनों नीरव मोदी। ये और एक बात बताओ, सबसे बड़ी मुद्दा आयुष जी, क्या ये इंडिया के सिटीजन भी हैं, नागरिक हैं? ये ओबीसी वाले में तो एंगल तब आएगा। ये जो आपके मेहुल चौकसी है, ये एंटीगा और बारबुडा के सिटीजनशिप इन्होंने अप्लाई कर दी है। ललित मोदी जो है जिनकी आप बात कर रहे हो, उनका तो आपने इंडियन पासपोर्ट ही रिट्रीव कर लिया था, पहले तो उसको वो लेकिन था, तो मुद्दा तो वापस ये है ना आने की पंजेटा प्रक्रिया जी थी। भाई, कोर्ट में ग्राउंड तो यही था ना कि सुनो, पूरी एक एक बार यहाँ कम्युनिटी पे की कहीं ना बताओ, कहीं जो बात कही गई वो हिट कर रही है, एक पूरी कम्युनिटी को लेकर के कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया। ये तो अलग विषय है कि भाई ये भाग गए, इनको लाना चाहिए वापस, ये सरकार क्या कर रही है, ये सवाल है। लेकिन ये बताइए कि क्या इस तरीके का स्टेटमेंट सही है? कोई बात नहीं आयुष जी, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। ललित मोदी जो है वो माल्टा के सिटीजन है, सेंट लूसिया की भी उन्होंने करी थी। नीरव मोदी बेल्जियन है, वंताऊ की उन्होंने अप्लाई कर चुके हैं। इवन अडानी जी ने ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप करी है। अडानी मैं जी नहीं बोलना चाहूंगा इन्हें, सॉरी गलती से जी निकल गया। तो मेरे ऊपर कुछ नहीं है दबाव, मैं इनको बहुत ही आदर और मान के योग्य भाजपा के लिए होंगे। मैं ऐसे लोगों के लिए जो 1 रुपया भी हिंदुस्तान की उसी ओबीसी कम्युनिटी के लाखों करोड़ों लोगों का लेके भागे हो, उनको अगर मुझे आदर देना पड़े तो मेरे लिए ही शर्म की बात है। ठीक है, लेकिन इस प्रोटेस्ट में क्या इंडियन नेशनल लोक दल का स्टैंड क्या है? आपका स्टैंड क्या है? क्या विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पे दबाया जा रहा है। ठीक है, आप ये कहना दबाया जा रहा है। डॉक्टर रमेश ठाकुर जी, लेकिन आज इस समय जो भाजपा कर रही है, जिस तरीके से कर रही है, वो भी यहाँ आप ये मत सोचिए कि सिर्फ डेमोक्रेसी है, यहाँ माइट इज राइट भी है और बहुत जगह दिखेगा आपको। बोलने से कोई डरे ना डरे, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। यहाँ माइट इज राइट चलता है, यहाँ इस तरीके का काम होता है। जिस तरीके से सारा कुछ हुआ, मैं सिर्फ जो गलत है उसको गलत कहूंगा। मैं यहाँ कोर्ट के डिसीजन को मैं चैलेंज नहीं कर रहा ना। मैं ठीक है, चलिए, मैं कोर्ट का ठीक है, सम्मान अब करता आपने हूं। ये क्लियर कर दिया। लेकिन हाँ ठीक है, आपने ये भी कहा कि हाँ विपक्ष की आवाज को तो दबाया जा रहा है। रमेश ठाकुर जी, पूरे सीन को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी को सजा होना, सदस्यता जाना, फिर ये कहना कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, विपक्षी दलों का एक साथ आ जाना, कैसे इसको देखते? देखिए आयुष जी, जो चीजें हुई हैं वो सभी लोग अपने अपने तरीके से समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद की चीजें क्या होंगी, पॉलिटिकल पार्टियां क्या सोचती हैं और किस तरह से चलेंगे, तो उस पर एक तस्वीर उभर के आ रही है। वो ये है जिस तरीके से आज आपने सब देखा कि काले कपड़े पहन के जैसे बाहर निकले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे पूरे अगर एपिसोड को आप देखो, अगर कांग्रेस इसको भुना ले जाए तो कांग्रेस को बहुत जबरदस्त इससे फायदा होने वाला है। एक सहानुभूति के तौर पे या किसी तौर पे आप कह लो, जिस तरीके से अभी तक थर्ड फ्रंट बनाने की बात कही जा रही थी, फोर्थ फ्रंट बनाने की बात कही जा रही, तरह तरह की बातें हो रही थी, लेकिन इस पूरे वाक्य ने, इस पूरी घटना ने सबको एक मंच पे लाके छोड़ दिया। सारे के सारे राहुल गांधी के पक्ष में हैं, कांग्रेस के पक्ष में हैं, और 3-4 दिन से जो हम लोग देख रहे हैं दिल्ली में पूरी स्ट्रैटेजी बन रही है कि आगे मोदी जी को कैसे घेरा जाए, सरकार को कैसे घेरा जाए, ये चीजें बन रही है। अब इसके तासीर में अगर जाओ भविष्य के और वर्तमान पे अगर थोड़ा सा अगर नजर डालो, तो अभी आपने अपने इंट्रो में एक बात जरूर कही कि कोई भी सरकार होती है वो अपने हिसाब से चलाती है एजेंसियों को और अपने हिसाब से वो उनका इस्तेमाल करती है। कमोबेश ऐसा अब भी हुआ है और ऐसा बाद में भी होता रहा है। जब यूपीए फर्स्ट, यूपीए सेकंड थी तो उस समय भी ये सारी चीजें थी। कई सारे नेताओं के ऊपर छापे मारी हुई थी, चाहे ईडी हो जाए चाहे सीबीआई द्वारा, तो ये होते रहे। लेकिन
वो रफ्तार अब आते आते इन 8-9 सालों में तेज हो गई है। अब पिछले 4-5 सालों में लेकिन आपने रमेश जी, देखा एक चीज होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझना चाहूंगा, मुझे ये बताएं और दर्शक भी मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। राहुल गांधी अगर अब कोर्ट का या जो भी ऑप्शन है वहां से उनको कोई राहत नहीं मिलती है, उनकी सदस्यता जा चुकी है, विपक्षी अगर एक हो भी रहे हैं, तो फिर सवाल ये होगा कि नेतृत्व किसका होगा और चेहरा क्या होगा विपक्ष के पास? क्या ये एकजुटता बरकरार रहेगी 24 के अंदर? देखिए, 2 सवाल हैं आपके। एकजुटता की हम बाद में बात करेंगे। पहले ये है कि लीगल रेमेडी जो राहुल गांधी के पास है, कांग्रेस के पास है, उसमें आयुष जी ये तय मान के चलो, जब ये ऊपरी अदालत में जाएगा ये फैसला पलटा जाएगा, स्टे इनको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, पानी की तरह साफ है। एक उदाहरण आप 2008 का, नरोत्तम मिश्रा इस समय जो गृह मंत्री जो मध्य प्रदेश सरकार में है, उनका 2008 का मामला ऐसे हुआ था, उनकी सदस्यता चली जाती थी और उनको क्या हुआ, बेदखल कर दिया जाता था, लेकिन जैसी मामला कोर्ट में जाता था उनको बहाल कर दिया जाए। हालांकि वो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, ये मामला भी ऐसी होगा। मामला जल्दबाजी में हुआ है और राजनीतिक से कितना प्रेरित है क्या है ये आपको और हमें बताने की समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सब कुछ सामने दिख रहा है। क्योंकि ये जो कानून है 180 साल पुराने कानून में आज तक अगर आप देखो तो इस तरीके से बहुत जल्दबाजी में और बहुत तरीके से इस तरीके से सजा नहीं हुई है। क्योंकि 499 और 500 ये जो ऐसी धारा है, इसमें एविडेंस कलेक्ट करते हुए और ट्रायल होते होते कई साल लग जाते हैं। उसके बाद में अंततोगत्वा क्या होता है कि 1000-2000 रुपए का फाइन लगा के या 24 घंटे की सजा, 1.5 या 2 महीने की सजा ऐसी होती है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है, ये चीजें हुई। अब आ जाती एकजुटता की जो आपने बात करी, तस्वीर तो बन गई है कि 2024 में भाजपा को अच्छी तरीके से ये लोग काउंटर जवाब देंगे। लेकिन बात वही आ जाती है कि 2019 में भी हमने देखा, फिर उसके बाद में भी हमने 14 में भी देखा, अपनी अपनी ढपली अपनी अपनी राग थे। कोई कहता था सीएम मैं, पीएम मैं बनूंगा, कोई कहता था डिप्टी पीएम मैं करूंगा। अगर इस तरीके से चीजें इस बार भी हुई तो मुझे लग रहा विपक्ष, महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी चीज है ना रमेश जी, और यही आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा लीडर भाई अपनी महत्वाकांक्षा को साइड में रख पाएगा। ये पॉलिटिकल बात है थोड़ा। वीरेंद्र जी, लेकिन आयुष जी एक चीज और है, देखिए 2024 की जो एंड की अगर हम बात करें, देखो चुनाव दहलीज पे आ गया, कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी है कि 2024 के एंड तक हम सारी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको विलन घोषित कर दें पूरे हिंदुस्तान में और हम हीरो बन के उभर जाएं। तो उस स्ट्रेटजी में ये जो फैसला हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पीछे धकेल रहा है और उनकी जो अब तक की रणनीति थी उनमें कहीं ना कहीं कील घुसेड़ दी है गुब्बारे में। यहाँ पे फायदा हुआ है, कांग्रेस को फायदा हुआ है, लेकिन इसका कितना नुकसान हो जाएगा इसकी समीक्षा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में करना शुरू कर दी। हालांकि कोई भी नेता ये कहे कि ये कोर्ट का फैसला है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता है। आपको पता है जैसे आपकी सरकार चल रही है, खुदा न खास्ता कल को कांग्रेस की भी सरकार आ जाएगी, आयुष जी, हमें देखने को मिलेगा कि इसी तरीके से दुर्भावना से और एक बदले की भावना से कार्रवाई होती रहेंगी। मुझे लग रहा अगर कभी सत्ता परिवर्तन होता है, जब कांग्रेस आती है, तो तस्वीर कुछ और होगी। बिल्कुल, हमें काम विश्वास, ये आपने ये भी कहा कि एजेंसियों का इस्तेमाल तो होता रहता है। ठीक है वीरेंद्र जी, भाई अब मैं एक बार आ जाऊं। वीरेंद्र जी, देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है, रमेश जी विश्लेषण करते करते ये कह गए कि ये फैसला जो है वो कानून से नहीं हुआ। सूरत की अदालत ने जो निर्णय लिया है, रमेश जी राजनीति आपने जो कहा सबने सुना है, प्रेरित हो सकता है। देखिएगा सवाल कोर्ट पे नहीं उठा सकते, कोर्ट के जजमेंट पे नहीं, तो मुझे कहने दीजिए, जजमेंट पे सवाल नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित तो हो सकता है। ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। प्रभु आप सुनिए, अब मुझे कहने दीजिए ना। जब आप ये कहते हैं कि अदालत का निर्णय राजनीति से प्रेरित है, इसका अर्थ ये है आप कह रहे हैं कि न्यायाधीश ने 2, 4, 10 हजार की सजा देने के बजाय 2 साल की सजा राजनीति से प्रेरित होकर दी है। इसका अर्थ तो यही निकलता है ना, आप यही कह रहे हैं ना। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कुछ भी आपने बोला है ऐसा, समझने की एक सेकंड मुझे कहने दीजिए। आपने जो कहा है वो रिकॉर्ड पर है, आपने जो कहा वो रिकॉर्ड पर है, राहुल ने जो कहा वो रिकॉर्ड पर है, मैं जो कह रहा हूं वो भी रिकॉर्ड पर है। हम कोई अपने ड्राइंग रूम में बैठकर बात नहीं कर रहे। मैं केवल ये कह रहा हूं कि अदालत ने सजा दी है और इस देश की अदालतें पार्टी और चेहरे देखकर निर्णय नहीं लेती। अगर लेती तो लालू प्रसाद यादव वो कभी जेल नहीं जाते,
ओम प्रकाश चौटाला जो कि शक्तिशाली मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, उनको कभी सजा नहीं होती, और देश में और भी हमारे दल के भी कई नेताओं को सजा हो गलत काम करने पे, वो कभी सजा नहीं पाते। मैं फिर दोहराता हूं, भारतीय प्रजातंत्र में प्रजातंत्र के एक स्तंभ न्यायपालिका पर हमें विश्वास रखना चाहिए। वो कानून के दायरे से बाहर जाकर सजा नहीं देती हैं। हाँ, अदालत के निर्णय में कोई खामी हो तो उसको ठीक करने का ऊपर की अदालत में जाने का रास्ता सबके पास है। सुप्रीम कोर्ट तक गए थे चौटाला साहब, उनको वहां तक राहत नहीं मिली। मान लीजिए निचली अदालत ने गड़बड़ की होती और उससे चूक हुई होती तो ऊपर से उनको राहत मिल सकती थी। केवल ये दोहरा रहा हूं कि अदालत कानून की किताब के हिसाब से चलती हैं। अदालतों के निर्णय भी पलटे जाते हैं, लेकिन कानून के रास्ते से पलटे जाते हैं। उसमें राजनीतिक प्रेरणा की कोई गुंजाइश नहीं होती, राजनीतिक षड्यंत्र की कोई गुंजाइश नहीं होती। जज बदल गया, जज का प्रमोशन कर दिया, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं एक बात जो ये कह रहे हैं ना, जो इस तरह के भद्दे आरोप लगा रहे हैं कि जज बदल गए, ये फलाना हो गया, इनको लेने के देने पड़ सकते हैं इस तरह के बयानों के लिए। और अगर ऐसा कुछ गलत हुआ है तो मैं इनको निमंत्रण दे रहा हूं, बजरंग दास गर्ग को, कि ये ऊपरी अदालत में इस तरह के कार्य को प्रमाणित करें, वरना बजरंग दास गर्ग जी भी किसी दिन जो है किसी अदालत की अवमानना के मामले में अंदर जाएंगे, फिर आप कहोगे हमने भिजवा दिया। मैं बहुत विनम्रता से ये कह रहा हूँ, बहुत विनम्रता से एक बात कह रहा हूँ। देखिए रमेश जी, ठाकुर साहब सुनिए ना, ठाकुर साहब सुनिए तो, ठाकुर साहब मेरी बात, ठाकुर साहब अगर अदालत की अवमानना, मेरी आपकी बारी में मैं बोला नहीं था, बोला नहीं था मैं। ठीक है, देखिए अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, किसी को डरा कोई सकता नहीं ना। बजरंग दास गर्ग जी कोई डरने वाले थोड़ी ना, बजरंग दास गर्ग जी क्या किसी से डर रहे हैं क्या? ठीक है, नहीं रमेश जी, गलत बात है आयुष भाई, ये गलत बात है आयुष भाई, ये गलत बात है। मैं विनम्रता से कह रहा हूं। रमेश जी सुनिए वीरेंद्र जी, आपका जब जवाब ठीक है, आवाज तो मेरी दबा रहे जो पैनल में बैठे डॉक्टर रमेश ठाकुर जी, आपको कोई नहीं डरा सकता ना, बजरंग दास गर्ग जी को कोई डरा सकता है ना, मुझे कोई डरा सकता है। सबकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी बात सबने यहाँ पर रखी है। वीरेंद्र जी, सुन लो मेरी बात यार, मेरा भी हक है बोलने का। आयुष भाई, जो लोग विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप आपके स्टूडियो में बैठकर लगा रहे हैं, वो एकलौते सत्ता पक्ष के प्रवक्ता की आवाज दबाने के लिए कैसे एकजुट हो रहे हैं आप देख लीजिए। इससे साबित होता है देश में दमदार लोकतंत्र है। प्रतिपक्षी एकजुट होकर अदालत पर भी सवाल उठा सकते हैं। यहां अब जज के प्रमोशन पर सवाल उठाया गया है, यहां जजों के तबादले पर सवाल उठाया गया है। इससे ज्यादा के आजादी मांगो, फांसी तोड़ोगे क्या जजों ने? नोटबंदी के बात यह है, एक मिनट बीच में मत बोल रहे हो ना रमेश जी, अपनी बारी में बोल लेना ना। रमेश जी आपकी बारी में मैं बोला था। ठीक है रमेश ठाकुर जी, आपकी बारी में बोला था क्या? रमेश जी, क्या मैं आपकी बारी में बोला था? क्या मैं आपकी बारी में बोला था? मेरी बात पूरी होने दीजिए सबके बारे में बोल रहे हो। अरे भाई रुकिए तो सही, रुको ना, रुको, मेरी बात पूरी होने दो भाई, मेरी बात पूरी होने दो। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं। यहां पर नोटबंदी के निर्णय की भी चर्चा हुई। नोटबंदी के निर्णय को लेकर जिस तरह से बजरंग दास जी ने और इनकी पार्टी ने लगातार सवाल उठाए थे, वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी की प्रक्रिया में और निर्णय में और नीति में कोई कमी नहीं पाई। मैं फिर से दोहराता हूं कि केवल और केवल विक्टिम कार्ड खेलकर और सहानुभूति का पिटारा कटोरा उठा करके सहानुभूति मांगने से कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आप लोग। गर्ग साहब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आप लोग, सहानुभूति लेना चाहते हैं। गर्ग साहब जनता की सहानुभूति लेना चाहते हैं। सुनिए मैं केवल एक वाक्य और बोलने नहीं दीजिए मुझे। आयुष भाई, मुझे बीच बीच में टोका गया, मुझे एक वाक्य नहीं भाई। रमेश ठाकुर जी, आप बोले नहीं क्या? चौहान साहब आपने अपनी बात तो रख ली, आगे बात आपकी आ गई ना। विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं गर्ग साहब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अब आप टोक रहे हैं ना मुझे, अब आप टोक रहे हैं कि नहीं मुझे? मेरे हिस्से का टाइम खा रहे हैं ना? ठीक है, एक सेकंड, अब ठीक है भाई, सच लेके समय खराब करने को कोई फायदा नहीं। गर्ग साहब, अरे आईना मैं भी आपको दिखा रहा हूं। आप अदालत को सवाल उठा रहे हो, आपको आईना दिखा रहा हूं। आयुष भाई देखिए, अगर ये बीच में बोलेंगे तो फिर मैं भी बोलूंगा।
मैंने चुपचाप सुना कि नहीं? ठीक है, सही ठीक बोल है। रहे मैं हो, ये कह रहा हूँ अभी गर्ग साहब, गर्ग साहब, रुको मिस्टर ठाकुर, ये दिस इज नॉट फेयर। मेरी कोई तो बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अरे वीरेंद्र जी, भाई ठाकुर जी के समय में आप गुंडागर्दी बोल थोड़ी लीजिएगा, रमेश चलेगी। ठाकुर जी के समय में बोल लीजिएगा। अभी गुंडागर्दी गर्ग करोगे साहब, कहीं पे? विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आप लोग ये क्या जनता की बदतमीजी है? सहानुभूति लेने के लिए। ये क्या बदतमीजी है भाई? कम करो, आयुष, इसको कम करो। ये क्या बदतमीजी है? Stop this man. सत्ता परिवर्तन होता अरे पलटती सुनो है, भाई ध्यान मेरी, रखना। उल्टे आयुष करते भाई रहोगे। ये बदतमीजी हो रही है। रमेश ठाकुर जी, रमेश ठाकुर जी नहीं, रमेश ठाकुर जी ऐसे नहीं भाई। देखिए चर्चा खराब ना करें, चर्चा खराब ना करें। एक एक करके बोले, सारे सम्मानित मेहमान एक एक करके। मैं सबको समय दे रहा हूं, एक दूसरे को इंटरप्ट करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। अभी गर्ग साहब, गर्ग साहब, गर्ग साहब, गर्ग साहब, किया जाए। गर्ग साहब, मुझे 2 वाक्य कह लेने दीजिए आयुष भाई, फिर मैं गर्ग साहब को भी नहीं कहने दूंगा। नहीं तो हर कोई मेरी बारी में बोल रहे, मुझे पूरा नहीं करने दे रहा कोई। पार्टी मेरी बात पूरी होने दीजिए आयुष भाई। मेरे वीरेंद्र जी, आपने अपनी बात रख ली। आपने कहा तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, सारी बातों का जवाब आपने दे दिया। आपने सारी बातों का जवाब दे दिया। गर्ग साहब, गर्ग साहब, गर्ग साहब, विक्टिम कार्ड खेल रहे दे हैं दिया मैंने जवाब। मेरी बात पूरी होनी चाहिए। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। ये 4 लोग बीच में बोलेंगे तो मेरी बात को पार्टी जो है इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। तो मैं भी बेंदा भाई से कहना चाहता हूँ, आप नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोर्ट में केस डलवा कर उनको सजा करवा लो और आप फायदा ले लो। अमित शाह के खिलाफ उनको सजा करवा लो, आप राजनीतिक फायदा ले लो। आप देखिए वीरेंद्र जी, आपने अपनी बात रख ली, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। अब और लोग भी तो है ना। गर्ग साहब, गर्ग साहब, मेरे पास भी समय की बात देता है, फिर आपकी बात रह जाएगी खाली। गर्ग साहब, गर्ग साहब, ये आईपीएस के धारा के खिलाफ 400-500 के खिलाफ ये सजा हुई है राहुल जी को, जिसके अंदर अधिकतम सजा 2 साल की थी। उसके बाद फांसी नहीं तोड़ सकता जज। मैं बजरंग दास गर्ग की नहीं बोला, मैं रजत जी की बात बोला, मैंने रमेश ठाकुर को नहीं टोका। 2 महीने की, 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की आयुष भाई, मगर ठीक नहीं है। अधिकतम से अधिकतम। वीरेंद्र जी, मैंने आपको पूरा समय दे दिया, आपने अपनी बात रख ली। आपकी कोई इंपॉर्टेंट बात भी नहीं ऐसी है कि जो रह गई हो, आपकी सारी बात आ गई। अभी और लोग भी है ना गर्ग साहब। अब गर्ग साहब, 2 साल की सजा सुनाई। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा, जिस जज ने सजा सुनाई 2 दिन के बाद उसकी प्रमोशन भी हो गई, ये भी देखिए। दूसरी बात, ये कहते भी राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। अरे हमारे ऊपर झूठे कार्रवाई होती है, हमारे को ही सजा होती है, हमारे को 22 घंटे के अंदर वो हमारी सदस्यता रद्द की जाती है। अरे हम प्रदर्शन करें तो कहते काला जादू। पीयूष गोयल मंत्री जी बोल रहे थे आपके चैनल पे, ये इनको काला जादू ही बता सकता है। भाई जादू काला, पीला, लाल, धोला जो करता है ऊना और टूना, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। वो सुधार। वीरेंद्र जी, अब आप जिद पर अड़ रहे हैं, अब आप जिद कर रहे हैं, अब आप जिद कर रहे हैं कि नहीं आपको समय नहीं मिलेगा। अगर आपके बीच में लोग बोलेंगे तो आप किसी को नहीं बोलने देंगे। वीरेंद्र जी, ऐसे तो चर्चा नहीं हो पाएगी ना। और भी लोग हैं, बोल लेने दीजिए। वीरेंद्र जी, आपने अपनी बात रख ली, आपने अपनी सारी बातों को रखा, आपने अपनी बात को कह दिया। अब उधर से भी जवाब आने दीजिए। अरे वीरेंद्र जी, थोड़ा बड़ा दिल आप दिखा देंगे तो अच्छा हो जाएगा। सत्ताधारी पार्टियां थोड़ा बड़ा दिल दिखा देंगे तो अच्छा हो जाएगा। कम से कम यहाँ पे विपक्ष की आवाज ना दबाएं। गर्ग साहब, जो विपक्षी नेताओं पर उन्हें टोने कर रही है या उनको भीतर डालने का काम कर रही है या ईडी सीबीआई। गर्ग साहब, लेकिन आप सवाल उठा रहे हैं ना बार बार। गर्ग साहब, आप सवाल उठा रहे हैं बार बार कोर्ट के ऊपर, बार बार जज के ऊपर। यही बात तो कह रहे थे ना वीरेंद्र जी, आप कोर्ट और जज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और अगर सवाल उठा रहे हैं तो फिर आपको एविडेंस के साथ इन बातों को रखना चाहिए कि भाई देखिए ये हुआ है, जाइए फिर कोर्ट में क्यों नहीं जाते। सरकार ने इतनी जल्दी कार्रवाई 22 घंटे के अंदर कर दी। कतार में हूं, जो अडानी नहीं देखता, पूरा देश चिल्ला रहा है, पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है। कार्रवाई ठप पड़ी है। अडानी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी? अरबों खरबों रुपया जो बैंक का जो जनता का पैसा था उसने लोन दे दिया, वो रिकवरी क्यों नहीं कर रहे? ILSI के अंदर जो जनता ने अरबों खरबों रुपए लगा रहे, वो उनकी रिकवरी क्यों नहीं करते? क्यों लगाया सरकारी पैसा प्राइवेट कंपनी के अंदर? आज मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ तक की बात है, कल्याणी भाग गया या फैल हो गया, देश की जनता कहाँ जाएगी? मोदी साहब उसको बचाने में लग रहे हैं। एक भी कार्रवाई उसके ऊपर करी विपक्ष नेता का। लेकिन ये तो फैसला कोर्ट का है ना गर्ग साहब। आप अडानी पर, आप अंबानी पर, आप एजेंसियों पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन कोर्ट का कोई डिसीजन है और उस पर कानून अपनी काम को कर रहा है, तो आप ये क्यों कह रहे हैं बार बार कि ये प्रेरित है? यही तो आयुष में बताना चाहता हूँ, ये
खेल डिबेट कहां में से कहीं खेला कोई गया लोकतंत्र है है? क्या? मैं ये ये जानना आवाज चाहता हूं। बंद करने के लिए राहुल कहीं कोई गांधी जी लोकतंत्र है क्या? लगातार और विपक्षी आयुष दल भाई, लगातार मैं शोर कर पुकार रहे रहा थे हूं, मेरी कि आवाज अडानी के दबाइए खिलाफ आपके कार्रवाई यहाँ। करे। यहाँ लोकसभा विपक्षी के अंदर लोग मिल राहुल जी करके को मेरी बोलने आवाज नहीं दबा दिया। रहे हैं, देखिए। 2 बार और राहुल जी ने अरे लेटर बोलने लिखा तो आप स्पीकर नहीं जी दे रहे को, मुझे। फिर वो नहीं मेरी माने, बारी में वो बोलते स्पीकर के हो पास और खड़े फिर हो आप गए, चाहते हो कि मुझे आपको बोलने बोलने दिया जाए दीजिए। बेहिसाब। उनने कहा मैं नहीं बोल ठीक है गर्ग साहब, आपको। गर्ग साहब ठीक है, एक सेकंड, उनका एक सेकंड। माइक बंद कर एक दिया। सेकंड। उनको जो एक सेकंड। बोलने उनकी मैं कार्रवाई ये सहन नहीं लोकसभा करूंगा में हटा दी भाई गई। थोड़ा लोकतंत्र ये स्थापित करने लोकतंत्र के के वीरेंद्र चौहान जी हैं। नहीं बोलेंगे तो लोकतंत्र मेरी बारी में स्थापित नहीं रमेश होगा ना। ठाकुर अब बोल वीरेंद्र रहे चौहान जी को बोल ही हैं। लेने दें। मेरी वीरेंद्र चौहान बारी में रमेश वीरेंद्र चौहान जी ठाकुर क्या बोल रहे इंपॉर्टेंट हैं। बात है, एक सेकंड गर्ग साहब अब आपकी बात आ गई। लोकतंत्र तो तभी होगा जब वीरेंद्र चौहान जी बोलेंगे। अगर बीजेपी नहीं बोलेगी या आप सत्ताधारी पार्टी नहीं बोलेगी तो लोकतंत्र कैसे होगा? वीरेंद्र जी बोलिए। आप ये लोकतंत्र है क्या? जब मैं अपनी बात कह रहा था सब लोग बीच में टपक रहे हैं और आप मुझे ही रोक रहे हैं। तो आप भी तो दीजिए सबके मुझे बीच मेरा में टपक समय, रहे थे। फिर बोले ना सब लोग। अब मैंने किसी के बारे में नहीं बोला। आपने तो पूरा अदालत को भी वीडियो- कटघरे में पूरा घसीट वीडियो दिया, देख मैंने लेना, टोका बाद में नहीं। आपने सबसे मेरी ज्यादा बारी में जिसको अदालत पर करी सवाल है उठाया और है। पूरी डिबेट को अदालत खराब पर करना सवाल सबसे उठाने ज्यादा ले बोलने रमेश वाला। ठाकुर को भी अदालत में जवाब देना पड़ सकता है। आयुष भाई मुझे मेरी बात कहने के लिए न्यूनतम समय दे दीजिए। अरे वीरेंद्र जी आपको ही समय दिया हुआ है। आप खाली लोगों के खाली आरोप प्रत्यारोप में उलझे रहेंगे तो अपनी बात आप रख नहीं पाएंगे। फिर आप मुझसे शिकायत करेंगे मैंने समय नहीं दिया। सर्वाधिक समय आपको गया वीरेंद्र चौहान जी, आप डिबेट देखिएगा। सर्वाधिक समय आपको दिया। मुझे मेरी बात कहने दीजिए। मुझे मेरी बात कह लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, अदालतें कानून से फैसला आप गला देंगी। क्यों दाब क्या रहे हो? अदालतों को वीरेंद्र सोनिया भाई, आप गांधी गला क्यों दाब उनके रहे हो? बेटे को तो देखकर संविधान से सजा चलाना तय है, करनी चाहिए? तो ईडी के क्या छापे सोनिया मरवाते गांधी हो? का बेटा तो है सीबीआई इसलिए की सजा बदल कार्रवाई जानी चाहिए? करवाते हो? क्या लोग राहुल घर क्यों गांधी बेचते हो? सोनिया लोगों गांधी की का आवाज छोटा बंद है क्यों करते हो? इसलिए सजा कानून नहीं के देनी चाहिए? तहत का और सरकार रजत जी क्या कह रहे चलाइए। हैं आपको? ठीक है अभिरेंद्र जी, अब आपने बात अपनी रख ली। ठीक है पंजेटा जी, संविधान से चलेगा ये देश, कानून अपना काम करेगा, लेकिन इसमें आप लोगों को क्यों लगता है कि विपक्ष का या विपक्ष का गला दबाने की या उनकी बात को रोकने की कोशिश है? पंजेटा जी, गर्ग साहब हो गया गर्ग साहब हो गया। पंजेटा जी, पहले तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि चौहान साहब ने आपको, रमेश ठाकुर जी को, गर्ग जी को, मेरा नाम भी ले दिया। देखिए ऐसे नहीं, ये आप चौहान साहब और प्रवक्ताओं की दुर्भाग्य तरह की बात नहीं, यह है थोड़ा रजत भाई mature कि हो। मुझे मेरी बात नहीं कहने दी गई। कोई बात आप नहीं, उपदेशक आपने मत सुने। बनिए फिर। नहीं, हमें तो कैसे? क्यों? हमें तो बहुत कुछ क्यों? सुनना अरे पड़ता है। मेरी बारी में हम बोलने नहीं दिया उपदेश जाता, में- उपदेश मुझे सुना रहे हो, ये कौन सा तरीका है? तो आप बड़े अपनी बन बात जाओ, रखिए ना। आप बड़े बन- उपदेशक मत नहीं, बनिए। आप बड़े बन जाओ। आप नहीं, उपदेशक नहीं, मत आप बनिए, बड़े बन जाओ ना। क्योंकि मुझे मेरा समय नहीं मिला, इसलिए मेरा हक है। मुझे मेरा समय नहीं मिला, मेरा हक है अपनी बात कहने का। रमेश जी को भी आप कोर्ट का बोल उपदेशक दिया। मत बनिए ना। रमेश को बोल ठाकुर दिया। अदालत के आप बारे एंकर में को आप भी जनाब बोल बोलेंगे। नहीं, आप मैंने एंकर को किसी भी को नहीं बोल टोका रहे हो था, ना। मैंने आपको भी नहीं टोका था। नेताजी आप रिकॉर्ड करवा लो। आप तेजा जी सारा रिकॉर्ड करवा लो। मुझे उपदेश नहीं देंगे आप। देखिए चलिए ठीक है, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी और लोकतंत्र की सही परिभाषा क्या है मुझे लगता है मैं प्रदेश की जनता पर छोड़ देता हूं और प्रदेश की जनता खुद ये तय कर ले कि कौन असल मायने में लोकतंत्र को स्थापित कर रहा है। शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। राहुल गांधी को लेकर के विपक्षी दल एकजुट तो हैं, लेकिन सवाल 2024 का है कि आखिर ये विपक्षी एकता कितनी बरकरार रहेगी और ये इसका फायदा कितना मिलेगा इन पॉलिटिकल पार्टीज को, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।